हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन जीके बिट। तो आज जो है अपना डिस्कस करने वाला केमिकल काइनेटिक्स का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि है आपका कॉलिजन थियरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कॉलिजन थियरी है क्या। तो देखो इफेक्टिवली अगर टू द पॉइंट मैं समराइज करूं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। बट ऐसा मान लो 100 कॉलिजन हुआ तो चांसेस है कि एक या दो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। सारा का सारा कॉलिजन में जो कॉलिजन होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट में जितने भी कॉलिजन होंगे, सारे कॉलिजन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। कुछ में कन्वर्ट हो पाता है और कुछ में नहीं हो पाता है, राइट। तो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं, और जिस कॉलिजन के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको हम लोग इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक नए जोश और एनर्जी के साथ। तो आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल के आएंगी पैरेलली आप उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी अ इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो कॉलिजन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स जैसे एक मैं रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, सपोज दैट आपको क्या H2 प्लस I2 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2HI में, राइट। तो यहाँ देखो, जब एक मान लो ये कोई H2 गैस है और ये आपका I2 गैस है, ये दोनों जब आपस में टकराएगा, राइट, तो हो सकता है कि 100 बार टकराया, 100 मॉलिक्यूल्स टकराया तो उसमें से 2 या 3 मॉलिक्यूल किस में हो पाया, प्रोडक्ट में HI में कन्वर्ट हो पाया। बाकी क्या रह गया आपको, H2 और I2 के ही फॉर्म में रह गया, राइट। आपस में टकराया और फिर सेपरेट हो गया। तो आपस में टकराया और जो सेपरेट हो गया उसको हम लोग इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। लेकिन टकराने के बाद जो HI में कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। और एक टर्म आता है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब जो भी रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रहा है तो आप पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एक टर्म आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। अब हम बात करें जनरल सा एग्जांपल की, किसी भी गैसियस रिएक्शन को ले लेते हैं, राइट। सपोज दैट आपको पता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, HCl गैस बनाता है। ये सारे के सारे क्या है, गैसियस रिएक्शंस हैं। तो किसी भी गैसियस रिएक्शन में जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत ही हाई रहता है, राइट। क्योंकि आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रैपिडली काफी हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं, तो वहाँ कॉलिजन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो पता है कि जहाँ पे गैसियस रिएक्शन है वहाँ कॉलिजन सबसे ज्यादा होगा, जहाँ लिक्विड है वहाँ पे कॉलिजन क्या होगा, उससे रिलेटिवली कम होगा। और जो गैसियस रिएक्शन और सॉलिड रिएक्शन है वहाँ पे कॉलिजन लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए कितना होता है, 10 to the power 25 to 10 to the power 28 कॉलिजन पर सेकेंड पर मीटर क्यूब, क्या, राइट। ये क्या वॉल्यूम है, ये टाइम है, राइट। कॉलिजन आपको पता होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन किया था, तो ये उसका क्या हो गया, यूनिट। बट ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कॉलिजन्स, देखिए 1 सेकंड में इतना कॉलिजन हो रहा है 1 मीटर क्यूब में, बट इसमें से बहुत कम अमाउंट में भी ऐसा कॉलिजन होता है जहां केपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। बहुत रेयरली ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, राइट। अब देखिए दीज कॉलिजन आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। तो जिस कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्सन हो पाया, जो स्मॉल फ्रैक्शन में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। तो अगर कोई इफेक्टिव कॉलिजन है तो उसके लिए ये सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो अब मान लो कि एक हाइड्रोजन गैस है, तो 2 हाइड्रोजन होगा, एक H है एक H है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा आयोडीन है, सपोज दिस इज योर आयोडीन एंड आयोडीन। जब ये आपस में टकराएगा तो पहले इसका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, राइट। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटलीस्ट उतना एनर्जी कॉलिजन के बाद जनरेट होना चाहिए कि ये इसको क्या कर पाए, दोनों को सेपरेट कर पाए, हाइड्रोजन को और आयोडीन आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, और इसके बीच में ये दोनों क्या होगा, सेपरेट होके HI उधर और HI इधर, राइट। तो पहला कंडीशन क्या है कि टक्कर उतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उतना एनर्जी जनरेट हो पाए कि इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सके, राइट। इस बैरियर को हम लोग आगे देखेंगे डायग्राम में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ अब जो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट उतना हाई स्पीड में कोलाइड करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, राइट। दैट मीन्स क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलिजन। कॉलिजन जो होगा वो क्या हो, प्रॉपरली ओरिएंटेशन में होना चाहिए, राइट, तभी हो पाएगा। जैसे ये कॉलिजन इस तरह से होगा तब तो कन्वर्ट हो पाएगा। सपोज दैट ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका आयोडीन है, राइट, तो दिस इज योर H, दिस इज योर H, दिस इज योर I एंड दिस इज योर I। तो अगर इस तरह से कॉलिजन हो कि ये अच्छा है तो कन्वर्ट हो पाएगा, ये दोनों सेपरेट रह गया, तो यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाया तो वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहलाएगा, राइट। तो आपको यहाँ दो कंडीशंस आए कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कि उन दोनों के कॉलिजन के बाद इतना एनर्जी जनरेट होना चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, राइट। मान लो ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसका एनर्जी बढ़ के एटलीस्ट इस पॉइंट तक एनर्जी होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए कि ऑलरेडी आपका रिएक्टेंट कितना है, 100 किलो जूल, 100 रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी है, 100 किलो जूल। जब वो कोलाइड किया तो ये देखिए बैरियर आपको कितना पे है, 200 किलो जूल पे है। तो दैट मीन्स उस कॉलिजन के बाद 100 किलो जूल का एनर्जी जनरेट होके फाइनली ये 200 किलो जूल पे पहुंचेगा, तभी वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। मान लो 100 किलो जूल पहले से एनर्जी है और टकराने के बाद 50 आया, तो 100 और 50 कितना हो गया, 150, मतलब इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है। अगर इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है तो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहलाएगा। तो दैट मीन्स एटलीस्ट इतना एनर्जी अवेलेबल होना चाहिए, और इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और क्लियर है, इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब जो है दूसरा पॉइंट अपने पास क्या था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि कॉलिजन क्या होगा, तो मॉलिक्यूल का बिल्कुल हेड ऑन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन होना चाहिए, नहीं कि एक रिएक्टेंट इधर से आ रहा है दूसरा इधर से आ रहा है, बस दोनों साइड में टकरा के निकल गया, राइट। तो इस तरह का कॉलिजन क्या कहलाएगा, इन प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा, राइट। तो ये दो कंडीशन है, पहला तो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि इस बैरियर को ये पार करके इस पार आए। मान लो कोई रिएक्टेंट उसको उस पार जाना है तो कम से कम इस बाउंड्री को तो पार करना पड़ेगा, तभी तो उस पर हो जा पाएगा ना। तो ये इसको मान लो एक तरह से क्या है, आप रिएक्टेंट एक साइड है, प्रोडक्ट क्या है दूसरे साइड, और बीच में एक पहाड़ है, और वो पहाड़ क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के लिए पास जाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस पहाड़ को टपना पड़ेगा। आपने मांझी द माउंटेन मैन सुना है ना, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के लिए क्या होता था कि पहाड़ के साइड से घूम के लंबा दूरी तय करना पड़ता था, बट रिएक्टेंट में ऐसा नहीं होता है कि वो साइड से घूम के जाएगा, उसको बिल्कुल सामने से ही पहाड़ चढ़ के ही पार करना पड़ेगा, राइट। और उसी पहाड़ को यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया को मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कहां से कहां तक, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने में, लेकिन ऑलरेडी पता है कि रिएक्टेंट के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, और इसी एनर्जी को, राइट, तो यहां से लेके अगर हम यहां तक की बात करें, टोटल एनर्जी, जीरो लाइन से लेके यहां तक टोटल एनर्जी, तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास 100 किलो जूल है, 100 उसे मिल जाए तो वो 200 के बराबर पहुंच जाएगा, तो जो 100 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन 100 ऑलरेडी, और 100 मिलने के बाद टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 200। तो ये जो 200 किलो जूल है, जीरो से लेके 200 तक, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां जो एक टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी समझ में आ गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ए रिएक्शन, एटलीस्ट 200 किलो जूल चाहिए रिएक्टेंट को, तभी वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। और दूसरा टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को कितना रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन तक पहुंचने के लिए या बैरियर तक पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो दोनों टर्म गाइस तुमको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से प्रॉपरली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैंने दो डायग्राम बनाए, एक आपका यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है और दूसरा ये जो है ये आपको एंडोथर्मिक का है। तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है रिएक्टेंट से, दैट मींस फाइनली एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। यहां पे डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव, डेल्टा एच क्या आएगा, लेस देन जीरो, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि देख लो रिएक्टेंट, तो जब भी हमको डेल्टा एच निकालना हो तो डेल्टा एच हम लोग कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, हाई है, और रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एच क्या आ जाएगा, इस केस में पॉजिटिव, तब इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट।
सेम केस है, मान लो यहाँ रिएक्टेंट के पास 50 किलो जूल एनर्जी है, तो इसको बैरियर तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 50 से 150 और चाहिए होगा, तब ये 200 तक पहुंच पाएगा, राइट। तो 50 से जो 200 तक 150 एनर्जी एक्स्ट्रा पड़ा, उसको एक्टिवेशन बोलते हैं, और टोटल जो 200 है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो गाइज तुम्हें ये टर्म समझ में आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कॉलिजन थ्योरीज क्या होती है, और उसके ये दो कंडीशंस क्या है, राइट। तो कॉलिजन के इफेक्टिव होने के लिए ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और कंपैरिजन को हम लोग इसी को देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लो। तो गाइस जो अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं वो राइट कि आपका जो है एंडो, जो हमने यहां देखा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट, पोटेंशियल एनर्जी या उसका एनर्जी कर्व, राइट। तो यहां पे पता है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा एच, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, EAF माइनस EAB। अब पूछेगा कि EAF क्या है, तो यह है आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट में, राइट। तो रिएक्टेंट को जितना एनर्जी चाहिए होता है इस बैरियर तक पहुंचने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जो रिएक्शन बैकवर्ड है, दैट मीन्स प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा हो, रिएक्टेंट में, राइट। तब जो है प्रोडक्ट को कितना एनर्जी चाहिए इस बैरियर तक पहुंचने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ही हम लोग क्या किसे दिखाते हैं, EAB से, राइट। तो आपको पता है कि दिस वन माइनस दिस वन करेंगे, राइट। फॉरवर्ड एनर्जी का ये है और बैकवर्ड का ये है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा रह जाएगा वो कितना सा रह जाएगा, राइट, ये वाला डिफरेंस। और इसी को आपको याद है हम लोग कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। इसी को हम लोग कैसे लिखते थे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो आपको ये पता है प्रोडक्ट का एनर्जी और ये रिएक्टेंट का एनर्जी, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना सा डिफरेंस आएगा, ये आएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट क्या है आपको नीचे है और रिएक्टेंट ऊपर है, राइट। तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो, राइट, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, निगेटिव। या फिर देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन, ये माइनस दिस वन, तो ये छोटा वैल्यू है, ये क्या है, बड़ा वाला वैल्यू है, तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स डेल्टा एच इसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इसी निगेटिव को ही हम लोग जब आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि देखो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है उससे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। तो मान लो ये रिएक्टेंट है, अभी ये 10 किलो जूल पे और प्रोडक्ट कितने पे, 5 किलो जूल पे। तो ये 10 से जो 5 आया तो इसका एनर्जी 5 लूज हुआ होगा, तो ये जो एनर्जी लूज होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो हीट के फॉर्म में, राइट। तो जब भी आपको एनर्जी रिलीज होती है, हीट बाहर आता है, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ की बात करें तो अगेन जो आपको डेल्टा एच होता है सेम फॉर्मूला होगा, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड, राइट। इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सेम वैल्यू है, राइट, इतना तक आने के लिए और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे पता है कि ये प्रोडक्ट है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, और ये रिएक्टेंट है इसका एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पे डेल्टा एच अगेन क्या आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव। दैट मीन्स ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, रिएक्टेंट का एनर्जी आपका मान लो 5 किलो जूल है और प्रोडक्ट कितने पे, 15 किलो जूल पे। तो इसको जो 10 किलो जूल आया वो आया कहाँ से, इसने सराउंडिंग से लिया होगा, राइट। दैट मीन्स जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हीट को क्या करे, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से। जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे दिखाते हैं और डेल्टा एच को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो ये था पहला कंडीशन कि कॉलिजन थ्योरी का। हम लोग अभी कॉलिजन थ्योरी को पढ़ रहे थे, तो पहला कंडीशन अपना क्या था, राइट। इसको आप कंडीशन 1 बोल सकते हो। तो कंडीशन 1 क्या था कि वो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिससे वो क्या हो पाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ पाए। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में हमने क्या देखा, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं और एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, राइट। तो ये आपको पता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए कम से कम इस एनर्जी लाइन को पार करना पड़ेगा। इतना एनर्जी किसी न किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को अपने पास लाना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी को हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था, राइट।
और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है उसको हमने क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आ गए, राइट। तो किसी भी रिएक्टेंट का एनर्जी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट, तभी वो किस में जा पाएगा, प्रोडक्ट में जा पाएगा। तो वो पहला कंडीशन था। अब जो अपना दूसरा कंडीशन है वो है ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन, राइट, कि कॉलिजन का ओरिएंटेशन क्या है। तो अब देख लीजिए अपने पास क्या है, एक रिएक्टेंट A2 है, दूसरा रिएक्टेंट B2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2AB में। तो अब जो है बहुत सारे A2 और कुछ बहुत सारे B2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे और ये कॉलिजन से वो किस में कन्वर्ट होगा, कुछ AB में कन्वर्ट होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो जहाँ हो पाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि A2 और B2 मिलके क्या बना रहा है, 2AB बना रहा है, राइट। दैट मीन्स ये जो कॉलिजन होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। आपको पता होगा इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते थे, जिसमें क्या होता था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता था, राइट। तो अब देखो इसके लिए क्या है कि इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए कि ए जो है बी के साथ इजीली आके एक साथ कनेक्ट कर पाए, हेड ऑन कॉलिजन हो पाए, राइट। इससे क्या होगा कि इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, जब ये टकराएगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। इस तरह से ए बी किस में कन्वर्ट हो पाएगा, राइट, A2 और B2 AB में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये आपको सिंपली समझ में आ गया, राइट, कि हम लोग किस तरह से A2 और B2 को AB में इफेक्टिव कॉलिजन की बात कर रहे हैं। नौ अगर आप यहाँ पे सिंपली ध्यान से देखो, दूसरा जो केस है यहाँ पे भी एक क्या है, A2 का मॉलिक्यूल्स है और एक B2 का मॉलिक्यूल्स है, लेकिन दोनों मान लो एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ने का कोशिश करे, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और एक पॉइंट पे आता है जब दोनों यहाँ आपस में क्या होता है, टकरा जाता है। तो अब जब आपस में टकराएगा तो यहाँ एक जगह दे रखे हैं ए के साथ तो बी का कॉलिजन हुआ, लेकिन दूसरा जो पार्ट है AB का वो उतना कोलाइड नहीं कर पाया। तो यहाँ जो है उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा कि ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो इसके वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट होकर बाहर चले जाएंगे, राइट। फिर से जो है A2 और B2 ही रह गए। देखिए यहाँ पे भी क्या था, A2 B2 था, टकराया, फिर से A2 B2 ही रह गया, दैट मीन्स AB बना ही नहीं। और जब AB बना ही नहीं दैट मीन्स रिएक्टेंट तो आपस में टकराए लेकिन वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाए, दैट मीन्स वो वाला अपना कॉलिजन कौन सा होगा, इन इफेक्टिव कॉलिजन। क्या होगा, इन इफेक्टिव कॉलिजन, राइट गाइस। तो ये तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया कि हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं और इनइफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं। तो इसलिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसका कॉलिजन भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो अगर आपने इस पूरे लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा होगा, समझा होगा, तो आपको कॉलिजन थ्योरी बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। अपना एक लास्ट सेक्शन इसमें बच गया है जो है आपको आरएनएस इक्वेशन। तो हम लोग उसके डेरिवेशन और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।